हमजाद एपिसोड नंबर 6। मुझे वो सब कुछ मालूम है जो इन 3 दिनों में आप पर गुजरी है, लेकिन मैं इस कदर मरूफ था कि कोई मुदाखलत ना कर सका। मैं अगर ये देखता कि पानी सर से ऊंचा हो रहा है या आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है तो सब कुछ छोड़कर आपके हजूर हाज़िर हो जाता, लेकिन मैंने देखा कि आपने नहायत होशियारी और दानिशमंदी से काम लिया और हालात को मज़ीद बिगड़ने नहीं दिया। मैं रात 3 बजे के बाद ही यहाँ से इस शहर में हूँ, लेकिन आप इस नापाकी की हालत में थे, इसलिए मैं आपसे फ़ौरन नहीं मिल सका। बहरहाल गुफ्तगू तवील है, बेहतर यह है कि घर चला जाए। घर? मैंने हैरत से कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि? मुझे सब कुछ मालूम है, जैसा कि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि मैं आपके हालात से बेखबर नहीं रहा हूँ। हमजाद ने मेरी बात काट कर कहा, फिर ये कि अब इस शहर में आपको पहचानने वाला एक शख्स भी जिंदा नहीं। मैंने 3 बजे से अब तक यूं ही वक्त नहीं गुजारा। हमजाद की बात सुनकर मैं उछल पड़ा। तो क्या तुमने उसको ठिकाने लगा दिया? मैंने सवाल किया। जी हाँ, अब ना तो नवाब साहब का कोई गुंडा बचा है और ना ही कोई आमल। आपको इस शहर में कोई खतरा नहीं सिवाय एक बड़े खतरे के, हमजाद ने कहा। बड़ा खतरा? ये तमाम बातें आपको घर चल कर तफसील से बताऊंगा। मैंने शांति को जगाना मुनासिब नहीं समझा और अमीना बाई से रात को आने का वादा करके हमजाद के हमरा बेगम पुल की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर गनूदगी और थकन के बावजूद मैंने हमजाद से कहा, मैं जल्द से जल्द मैं पारा के बारे में जानना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुमने उसके बारे में क्या मालूम किया। मैं पारा के बारे में अलफ से लेकर ये तक सब कुछ मालूम कर चुका हूँ, और वो सब आपको सुनाने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। वो ये कि क्या आप मैं पारा का ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल सकते? हमजाद ने कुछ झिझकते हुए कहा, क्या कह रहे हो? क्या अपनी बेइज्जती को भुला दूं? एक लड़की के सामने सर झुका दूं? ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें उसके बारे में क्या मालूम हुआ है। मैंने नरम लहजे में कहा, मेरे और आपके लिए बेहतर तो यही था कि हम इस फितने को ना छेड़ते, लेकिन आप इसको अपनी अना का मसला बना लिया है। तो बहरहाल मैं आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि इस तरह ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ने का अमकान है, बल्कि मुझे भी बड़े से बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। मसलन मेरी तमाम कुव्वतें सलब कर ली जाएंगी, मैं नाकारा बेकार हो जाऊंगा। मैं आपकी हर बात से आगाह किए दे रहा हूँ। आगे आपको इख्तियार है, जो चाहें करें, लेकिन मेरी अपनी राय यही है कि मैं पारा से ना टकराया जाए। लड़कियां और बहुत मिल सकती हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? मसला लड़कियों का नहीं, इज्जत नफ्स का है। जिल्लत और बुज़दिली की ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि आदमी मर जाए। सोच लीजिए, मैं तो आपके हुक्म का ताबे हूँ। आप जो हुक्म देंगे उसे हर तरह बजा लाऊंगा। आपकी ज़िंदगी में इतनी सुस्ती नहीं समझा कि एक लड़की के लिए उसे गंवा दिया जाए। हमजाद ने मुझे फिर समझाया, ये मेरा आखिरी फैसला है, तुम मुझे उसके बारे में बताओ, मैं तफसील से सुनना चाहता हूँ। फिर हमजाद ने मैं पारा के बारे में मुझे जो कुछ बताया वो पुरअसरार और अजीब होने के अलावा वाकई तशवीशनाक था। मुझे गुमान भी न था कि एक मामूली सी नज़र आने वाली लड़की मैं पारा में इतनी पुरअसरार कुव्वतें जमा हैं। हमजाद मुझे जो कुछ बता रहा था वो ये था कि मैं पारा के वालिद यानी नवाब साहब के तबीब ख़ास अरशाद अहमद ख़ान ने अपने जवानी के अयाम में मौजूदा नवाब के वालिद बुजुर्गवार के हमरा एक दूर दराज इलाके में सफ़र किया था। तबीब ख़ास की उम्र उस वक़्त 16-17 साल की थी। बड़े नवाब साहब उन्हें बहुत चाहते थे, इसलिए जब उन्होंने शेर का शिकार करने के लिए अफ्रीका का सफ़र इख्तियार किया तो तबीब ख़ास भी उनके हमरा थे। बड़े नवाब साहब को शिकार से जुनून की हद तक शौक था। उन्हें नामालूम किसने बता दिया था कि टांगानिका से बेहतर शेर का शिकार कहीं नहीं होता। बस बड़े नवाब साहब को उसी दिन से टांगानिका जाने की धुन सवार हो गई।
حالانکہ لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا بجھایا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور کہتے رہے کہ اگر شکار کا شکار ہوگا تو ٹانگا نکا میں، ورنہ نہیں، اور بغیر شیر کے شکار ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا۔ نواب کے دربار میں طبیب خاص کے والد اس عہدے پر فائز تھے جس پر بڑے آج طبیب خاص متعین تھے۔ جب کسی طرح بڑے نواب نے اپنے سفر کا ارادہ ترک نہ کیا تو لوگوں نے ارشاد احمد خان یعنی موجودہ طبیب مہ پارہ کے والد کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ان کو روک سکیں، اس لیے کہ ارشاد احمد خان بڑے نواب صاحب کے منہ چڑھتے تھے اور انہوں نے منع کرنے کی کوشش کی تھی۔ نواب صاحب نے ان کو بھی ساتھ چلنے کا حکم صادر کر دیا۔ اب کیا ہو سکتا تھا، مجبوراً ارشاد احمد خان کو بھی نواب کے ساتھ ٹانگا نیکا کے سفر پر روانہ ہونا پڑا۔ ٹانگا نیکا پہنچ کر شیر کا شکار کیا۔ بڑے نواب صاحب تو ایک چڑیا نہ مار سکے۔ اسی زمانے میں افریقہ کا سفر ہنسی کھیل نہیں تھا۔ ارشاد احمد خان جب میٹ سے چلے تھے تو ان کی عمر 16-17 سال تھی، اور جب وہ ٹانگا نیکا کے ایک مقام ڈوڈو پر پہنچے تو ان کی عمر پورے 20 سال ہو چکی تھی۔ نہ جانے کہاں سے ہو کر اور کیسے کیسے بڑے نواب صاحب کا قافلہ افریقہ کی پرسرار زمین پر اترا۔ راستے میں وہ تھک جاتے یا کوئی بیمار پڑ جاتا تو ہفتوں ایک ایک مقام پر ہی ٹھہرنا پڑتا۔ ڈوڈو پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی کہ اس علاقے میں شیروں کی کثرت ہے۔ بڑے نواب صاحب سخت مایوس ہوئے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ سفر کی تھکن اس قدر تھی کہ فوراً واپسی بھی محال تھی، اس لیے وہاں یہ طے پایا گیا کہ ایک آدھا مہینہ یہاں رہ کر واپس ہو جایا جائے۔ ڈوڈوما کی آبادی ان دنوں کچھ ایسی زیادہ نہیں تھی، بلکہ یہ سمجھو کہ وہ شہر کی بجائے ایک معمولی قصبہ تھا جس کے اطراف میں گھنے جنگل تھے اور جنگلات کے بعد ریگستان۔ طبیب خاص پر بڑے نواب کی چشم عنایت رنگ لائی اور انہوں نے اپنے تمام ملازمین کو آزادی دے دی کہ وہ جی چاہے جہاں چاہے گھومیں۔ ملازمین نے یہ اجازت طبیب خاص ہی کے ذریعے حاصل کی تھی۔ ایک شام بڑے نواب کا خاص خدمتگار عبدالصمد بڑے حالوں لوٹا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ لوگوں سے معلوم ہوا کہ جنگلات کی طرف جاتا ہوا دیکھا گیا تھا۔ ان جنگلات کے بارے میں مشہور تھا، ان میں بہت زہریلے سانپ رہتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ ان سے دور دور رہتے تھے، اور ڈوڈو کے باشندے اجنبیوں کو بھی ان سے دور رہنے کی ہدایت کرتے تھے۔ عبدالصمد کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے بھی کسی سانپ نے کاٹا ہے۔ مقامی لوگ بڑے نواب کی قیام گاہ پر ٹوٹ پڑے جو چند ڈیروں پر مشتمل تھی۔ ان میں سے ہر ایک اس کوشش میں تھا کہ عبدالصمد کو بچا لیا جائے، اور ہر ایک کے پاس سانپ کے کاٹے کی دوا تھی۔ وہ بڑے عجیب لوگ تھے۔ بہرحال ڈوڈو کے رہنے والوں نے کسی طرح عبدالصمد کو بچا لیا، مگر دوسرے دن پوری طرح ہوش میں آنے کے بعد اس نے جو کہانی بیان کی وہ نہ صرف بڑے نواب کے لیے حیرت انگیز تھی، بلکہ قافلے کا ہر شخص اسے سن کر حیران ہوا تھا۔ عبدالصمد نے بتایا کہ سرے شام جب وہ ٹہلتا ہوا جنگلوں کی طرف نکل گیا تو اس نے پیڑوں کے درمیان ایک قطع برہنہ نوجوان لڑکی کو دیکھا جس کے جسم کے گرد لباس کی جگہ سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ عبدالصمد نے چاہا کہ وہ لوٹ جائے، مگر اس کی نظریں اس نوجوان افریقی لڑکی سے ٹکرا گئیں اور وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ لڑکی اسے زبردستی اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی مقناطیسی قوت تھی، اور پھر جب بے خود ہو کر عبدالصمد نے چاہا کہ لڑکی کو اپنی آغوش میں بھرے تو اس کے گلے میں لپٹے ہوئے سانپ نے اسے ڈس لیا۔ سانپ کے ڈستے ہی جیسے وہ اس پرسرار شہر سے آزاد ہو گیا۔ یک لخت اور بے پناہ اذیت کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری اور جنگل سے بھاگ کر اپنی قیام گاہ تک آ ہی گیا۔ عبدالصمد نے بتایا کہ سانپ کے ڈستے ہی وہ نوجوان افریقی لڑکی نامعلوم کہاں غائب ہو گئی تھی۔ عبدالصمد کے بیان میں کسی نے دلچسپی لی ہو یا نہ لی ہو، مگر ارشاد احمد نے اس نوجوان افریقی لڑکی کے بارے میں
एक एक तफसील बार बार पूछी। दरअसल अब्दुल समद ने नौजवान लड़की का जो नक्शा खींचा था वो अरशाद अहमद के दिल को लग गया था और उनके दिल में भी उस लड़की को एक बार देखने की ख्वाहिश मचलने लगी, मगर उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिश का इजहार किसी से नहीं किया। घने जंगलों में रहने वाली उस तन्हा पुरस्रार लड़की के बारे में डोडो के बाशिंदों में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। वो सब के वजूद से बाखबर थे। उनका कहना था कि वो पुरस्रार लड़की सैकड़ों साल से इन जंगलों में रहती है और वो इसी तरह हमेशा से जवान है और जवान रहेगी। लड़की के बारे में उन रवायतों ने अरशाद अहमद खान को और ज़्यादा मजबूर किया कि वो उसे एक बार ही सही मगर वो देख ज़रूर ले। बड़े नवाब साहब ने अपने हमरा एक ज़ईफ़ शख्स को भी लाए थे जो अफ्रीका की कदीम ज़ुबानों को समझने का अहल था, ताकि उन्हें यहाँ पहुँचकर परेशानी ना हो। यही ज़ईफ़ शख्स बड़े नवाब साहब के काफ़िले और डोडो के बाशिंदों के दरमियान राब्ता था और उसी से ये तमाम बातें काफ़िले वालों को मालूम हुई कि इस पुरस्रार लड़की के बारे में एक रवायत ये भी थी कि वो अब से 550 साल पहले से यहाँ रहती है और उसकी कुल उम्र 600 साल है। अभी 50 बरस बाकी हैं। 50 साल बाद वो मर जाएगी, लेकिन वो जवान ही मरेगी। इन 600 सालों का जवाब वो ये बताते हैं कि अब से ठीक 50 साल बाद उस जादुई अमल का असर टूट जाएगा जो उसकी लड़की की माँ ने उसकी तवील जिंदगी के लिए 550 साल पहले किया था। और ना जाने क्या क्या किस्से कहानियां थी जो अरशाद अहमद ने लड़की के बारे में सुनी। उनका इश्तियाक बढ़ता गया। वो जवानी के जोश में अब्दुल समद के साथ पेश आने वाला वाकया भी भूल गए और एक दिन उन्हीं घने जंगलों में लड़की की तलाश करने के लिए घुस गए। ना जाने वो किधर से किधर निकल गए और जब उन्होंने लड़की की तलाश से तंग आकर लौटना चाहा तो वो रास्ता भूल चुके थे। दिन के वक्त भी उस घने जंगल में किस कदर अंधेरा था। अरशाद अहमद खान बहुत घबराए, मगर अब क्या हो सकता था। वो काफ़ी देर जंगल में भटकते रहे और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अभी वो संभल कर बैठने भी ना पाए थे कि एक सांप तेजी से सरसराता हुआ उनके करीब से गुजरा। वो उछल कर खड़े हो गए। फिर तो जैसे उन्हें सांपों ने हर तरफ से घेर लिया हो। वो बदहवास होकर अपने चारों तरफ दायरे की सूरत में फैले हुए सांपों को देख रहे थे। उसी वक्त किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ ने उन्हें अपनी तरफ मतवज्जे कर लिया। ये आवाज़ सामने से आई थी। फिर उन्होंने गौर से सामने देखा तो सामने वाले पेड़ की एक मोटी शाख पर एक लड़की को बैठे हुए देखा। वो फिर हंसी। इस मर्तबा उसने अपने मुंह से अजीब सी आवाज़ निकाली जो बहुत हद तक सिसकारी से मुशाबे थी। उस आवाज़ का रद्द अमल अरशाद अहमद खान के इर्द गिर्द दायरे की सूरत में फैले हुए सांपों पर हुआ और वो अपना हल्का तोड़कर तेजी से अपने पेड़ की तरफ बढ़े जिस पर वो पुरस्रार लड़की बैठी हुई थी। सांप रेंगते हुए पेड़ पर चढ़ गए और फिर अरशाद अहमद खान के देखते देखते वो सब लड़की के जिस्म से लिपट गए। अरशाद खान ये सब कुछ हैरत से देख रहे थे। फिर कुछ देर बाद वो लड़की पेड़ से उतरी, अरशाद अहमद खान के करीब आई और उनका हाथ पकड़ा और एक सम्मत चलने का इशारा किया। अरशाद अहमद खान ने महसूस किया कि लड़की के हाथ की गिरफ्त दोस्ताना थी। वो उसके साथ चल दिए। वो समझ चुके थे कि यह वही लड़की है जिसके बारे में डोडो के बाशिंदों में अजीब अजीब कहानियां मशहूर हैं। वो मुस्तकबिल से बेखबर उस लड़की के साथ चलते रहे। ये सफ़र जल्द ही एक बड़े से झोंपड़े पर जाकर ख़त्म हो गया। झोंपड़े में जंगली घास के एक ढेर पर लड़की लेट गई। उसके लेटने से पहले सांप उसके जिस्म को छोड़कर ना जाने झोंपड़ी में किधर किधर गायब हो गए। सांप जो उस पुरस्रार लड़की के जिस्म का लिबास बने हुए थे, सांप जो उसके मुहाफ़िज़ थे, सांप जो उस घने जंगल की वाहिद मखलूक थे। इसलिए अरशाद अहमद खान ने उस जंगल में सिवाय इस जानवर के अब तक कोई जानवर नहीं देखा था। लड़की आराम से घास के बने हुए चबूतरे पर लेट गई। उसने हाथ के इशारे से अरशाद अहमद को करीब बुलाया
اور ایسی غیر متوقع حرکت کی کہ اگر عام حالات ہوتے تو ارشاد احمد خان اس لڑکی کو سخت سزا دیتے، اور ان کے قریب پہنچتے ہی وہ اچھل کر اٹھی اور ان کا لباس تار تار کر دیا۔ پھر وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورنے لگی، یہاں تک کہ ارشاد احمد کو نیند آنے لگی۔ وہ پیال کے بستر پر گر گئے اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو گزرے ہوئے واقعات یاد آنے لگے۔ اپنی حالت کا احساس ہوتے ہی وہ گھاس کے نرم بستر سے اٹھے اور بستر کے پاس ہی پڑے ہوئے اپنے کپڑوں کو سمیٹنے لگے، جو پھٹے ہونے کے باوجود بھی اس قابل تھے کہ ان سے 70 پوشی ہو سکے۔ انہوں نے قمیض سے لنگوٹ کا کام لیا اور پھٹے ہوئے پاجامے کو گھاس کے نیچے سرکا دیا کہ شاید کبھی کام آ جائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہیں اس پرسرار لڑکی کا خیال آیا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ وہ کچھ سوچ کر جھونپڑے کے دروازے کی سمت بڑھے، لیکن دروازے تک پہنچ کر وہ ایک دم ٹھٹک گئے۔ ان کی آہٹ پاتے ہی لڑکی کے محافظ ہوشیار ہو گئے تھے۔ جھونپڑی کے دروازے میں سانپوں کا ایک جوڑا پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ سانپوں کو اپنی راہ میں حائل دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ وہ پرسرار لڑکی نہیں چاہتی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں جھونپڑے سے نکل کر کہیں جا سکے۔ وہ الٹے پاؤں جھونپڑے میں واپس آ گئے۔ انہیں اتنا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ بغیر لڑکی کا اشارہ پائے یہ سانپ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس لیے اس کا تجربہ انہیں اس وقت ہو چکا تھا جب انہوں نے پہلی مرتبہ لڑکی کو دیکھا تھا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ اگر میں اس لڑکی کے خلاف مرضی کروں یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کروں تو سانپ میرے لیے ضرر سال ثابت ہوں گے۔ وہ اسی طرح کے وسوسوں اور خیالوں میں ایسے گم ہوئے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا لڑکی کب خاموشی سے جھونپڑی میں داخل ہوئی اور کب ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت ان کی پشت جھونپڑے کے دروازے کی طرف تھی۔ جیسے ہی لڑکی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا وہ اچھل پڑے۔ ان کے دست اس کی طرح اچھل پڑنے پر لڑکی بہت زور سے ہنسی۔ لڑکی کے ہنسنے پر انہیں سخت غصہ آیا۔ وہ جھنجھلا کر مڑے۔ جوانی کے جوش میں وہ یہ بھول گئے کہ وہ کسی عام لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ لڑکی کے جسم سے جیسے ہی ان کا ہاتھ لگا، ایک شدید جھٹکے نے انہیں دور پھینک دیا۔ وہ جھونپڑے کے کچے فرش پر پڑے۔ اس پرسرار لڑکی کو خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ لڑکی کے چہرے سے غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ ان کا جوش اب خوف میں بدل چکا تھا اور انہیں پوری طرح سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ہر طرح اس کے رحم و کرم پر ہیں۔ اپنی مجبوری اور بے بسی کا احساس ہوتے ہی انہوں نے رحم طلب انداز میں لڑکی کی طرف دیکھا۔ لڑکی شاید ان کی نگاہوں کا پیغام پڑھ چکی تھی۔ وہ ان پر جھکی اور انہیں سہارا دے کر گھاس کے بستر پر بٹھا دیا، اس لیے کہ جھٹکا لگتے ہی انہیں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم کی ساری جان نکل گئی ہو۔ وہ اس وقت بے انتہا کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ وہ ماحول اور پرسرار حالات تھے جن سے وہ جانبر آزما چکے تھے۔ پھر نہ جانے لڑکی کو کیا سوجی کہ جھونپڑی سے نکل کر ایک دم کہیں چلی گئی۔ جب وہ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے دونوں ہاتھوں میں جنگلی پھل تھے جو اس نے ان کے سامنے ڈھیر کر دیے اور اشارہ کرنے لگی۔ جب وہ کچھ نہ سمجھے تو لڑکی نے ایک پھل اٹھا کر خود کھانا شروع کر دیا اور انہیں بھی اشارہ کیا۔ اب ان کی سمجھ میں آ گیا کہ لڑکی انہیں پھل کھلانا چاہتی ہے۔ کچھ وہ پہلے بھی سمجھ گئے تھے، مگر اب وہ ہر قدم سوچ کر اٹھانا چاہتے تھے کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ وہ لڑکی کی پراسرار قوتوں سے آگاہ ہو ہی چکے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے جنگلی پھل کھا لیے جو نہایت بد مزہ تھے۔ اس طرح دن ہفتوں مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ اب وہ جنگل کی زندگی کے کسی حد تک عادی ہو چکے تھے۔ وہ پرسرار افریقی لڑکی بھی بہت حد تک ان سے مانوس ہو گئی تھی۔ بات اشاروں کنایوں سے نکل کر لفظوں تک پہنچ گئی تھی۔ جب ان کے سکھائے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظ لڑکی بولتی تو انہیں ایسی خوشی ہوتی جیسے انہوں نے دنیا بھر کی دولت پا لی ہو۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ لڑکی نے بہت کم عرصے میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور ان کو یہاں اس کے ساتھ رہتے ہوئے مشکل سے 3 مہینے بھی نہ گزرے تھے۔ انہوں نے بالکل شروع سے سب کچھ
सिखा दिया, जैसे बच्चों को बताते हैं ये पानी है, ये ज़मीन, वो आसमान, ये पेड़। और लड़की के साथ इतना अरसा गुजारने के बावजूद अरशाद अहमद खान अभी तक उसे पूरी तरह समझ ना सका था। उस लड़की की हरकत व सकनात बाज़ औकात इतनी अजीबोगरीब और पुरस्रार होती कि उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता। उन्होंने देखा कि वो रोज़ अलल सुबह उठकर कहीं जाती थी। वो कहाँ जाती थी ये अब तक का राज था। उनके दिल में अक्सर ये तजस्सुस पैदा होता कि वो मालूम करें कि इस लड़की की हकीकत क्या है। उन किस्से कहानियों में कहाँ तक सदाकत है जो पुरस्रार लड़की के बारे में डोडो के बाशिंदों में मशहूर हैं। वो ये सब कुछ जानने के लिए बेहद थाब थे, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने इस अजीब और पुरस्रार लड़की को अपनी ज़ुबान सिखाई थी। उन्हें इस बात पर भी हैरत थी कि लड़की ने उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया, जबकि लड़की के बारे में इससे पहले के वाक़यात शाहद थे कि जिसने भी उसे अपनाने की ख्वाहिश की उसने सख्त नुकसान उठाया, जिसकी ताज़ा मिसाल अब्दुल समद के साथ पेश आने वाला हादसा था। उन्हें कुछ कुछ अंदाज़ा तो था कि लड़की उन्हें चाहती है, मगर क्यों, इससे वो ना वाकिफ थे। लड़की अब बहुत हद तक उनकी बातें समझने लगी और ख़ुद भी उनकी ज़बान में अपनी बात समझाने की अहल हो गई थी। उन्होंने उसका नाम भी रख दिया था। वो उसको साहरा कहते थे। जब वो उसे साहरा के नाम से पुकारती तो वो बेहद खुश होती। उस नाम के मानी भी उन्होंने उसे समझा दिए थे। उसके महाफ़ज़ ज़्यादा अब उसके जिस्म से जुदा ही रहते, इसलिए कि उन्होंने साहरा से कहा था कि उन्हें हर वक्त सांपों की मौजूदगी से वहशत होती है। साहरा ने उन पर से कड़ी निगरानी भी उठा ली थी। वो किसी कदर उन पर भरोसा करने लगी थी, लेकिन वो इसके बावजूद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि कभी साहरा का पीछा करके ये मालूम करने की कोशिश करते कि वो अलल सुबह कहाँ जाती है। हालांकि अब झोंपड़े के दरवाजे पर सांपों का पहरा भी नहीं था, लेकिन ये सूरत हाल ज़्यादा दिनों तक बरकरार ना रह सकी। एक रात उन्होंने हिम्मत करके साहरा के बारे में खुद उससे सवालात कर डाले, और वो लम्हे थे जब दुनिया की कोई भी लड़की कुछ छपाने के अहल नहीं होती। उन्होंने बहुत गौर करने के बाद उससे कुछ मालूम करने के लिए उस वक़्त का इंतखाब किया था। फिर उन्हें जो कुछ मालूम हुआ वो इंतहाई अजीब और नाकाबिले यकीन था। इस नौजवान पुरस्रार अफ्रीकी लड़की ने अरशाद अहमद खान को बताया कि उसका ताल्लुक अफ्रीका के एक नहायत इंतहाई कदीम कबीले से है, जो अब से 600 साल पहले डोडो में बरसरे इक़्तिदार था। इस कबीले की रसूमात और अकायद अफ्रीके के देगर कबीले से कतई मुख्तलिफ और जुदा थे। वो कबीला पुरस्रार अलूम से माला माल था। उसका अकीदा था कि जिन्स ही वजह तख्लीक के कायनात है और जिन्स ही खुदा है। शाम को वो अपना इंतहाई मुकद्दस देवता मानते थे। कोई 550 साल पहले डोडो पर मुकद्दस देवता का अजाब नाजल हुआ। सारी बस्ती एक वबाई मर्ज का शिकार हो गई। वाकया ये था कि लड़की के भाई को मुकद्दस देवता ने डस लिया था, लेकिन उसका बाप अपने ऊपर काबू ना रख सका। उसने मुकद्दस देवता का फन कुचल दिया। डोडो की तारीख में ये पहला मौका था कि किसी ने मुकद्दस देवता को मारा हो। इसलिए उनका अकीदा था कि देवता इस वक्त तक किसी को सजा नहीं देते जब तक वो उसका मुस्तहिक ना हो। लड़की के भाई के बारे में लोगों का यही ख्याल था कि वो गुनहगार था, इसलिए वो मुकद्दस देवता की इबादत गाह में जिनसी फेल का मुरतकब हुआ था, जबकि ऐसा करना इंतहाई गुनाह था। वबा का पहला शिकार लड़की का बाप था। वो रात को अच्छा भला सोया, लेकिन सुबह उठा तो उसका सारा जिस्म नीला था, मुंह से झाग निकल रही थी। इस हालत में वो तड़प तड़प कर मर गया, और फिर तो जैसे सारा कबीला देवता के होलनाक अजाब की लपेट में आ गया। लोग रात को अच्छे भले सोते, लेकिन सुबह होते हुए उनके जिस्म नीले पड़ जाते और वह मुंह से झाग निकाल निकाल कर दम तोड़ देते। इन्हीं हालात में लड़की की मां ने अपनी बेटी की जिंदगी के लिए एक अजीब और पुरस्रार अमल किया। वो देवता की इबादत में गई। लड़की
उसके हमरा थी। वो पूरे 3 दिन देवता के हजूर बिलखती रही। आखिर देवता ने उसकी कुर्बानी कबूल कर ली। लड़की ने देखा कि पत्थर से तराशा हुआ मुकद्दस देवता जिंदा हो गया। उसकी फुनकार से इबादतगाह गूंज उठी। तारीख इबादतगाह में देवता की सुर्ख सुर्ख अंगारा जैसी आंखों से हल्की हल्की रोशनी फैल गई। लड़की की मान देवता को जिंदा होते देखकर खुशी से सजदे में गिर गई। लड़की ने चाहा कि वो घबराकर इबादतगाह से भाग जाए, मगर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं उठा सकती। लड़की ने देखा कि देवता ने उसकी मां को डस लिया और फिर एकदम इबादतगाह पहले की तरह तारीख हो गई। लड़की को अपनी मां की नहीफ आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, बेटी मेरा अमल पूरा हो गया, देवता ने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। मैंने दुआ की थी कि देवता मेरी भींट लेकर तुझे अपनी पनाह में ले लें। देवता ने मेरी सुन ली। अब तो एक तवील उम्र पाएगी, इतनी तवील और बड़ी उम्र जो आज तक तेरे कबीले में किसी को नहीं मिली। जहर मेरे खून में शामिल हो चुका है और मैं जानती हूँ कि कुछ देर बाद मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं जो कुछ कह रही हूँ गौर से सुन। तेरे बाप ने बहुत बड़ा गुनाह किया था। 100 देवताओं के कहर ने पूरे कबीले को नीस्तो नाबूद कर दिया, मगर मैंने सिर्फ तुझे बचा लिया। तू अब देवता की चहेती हो गई है और हमेशा जवान रहेगी और जवान ही मरेगी। लेकिन तेरे मरने से पूरे 50 साल पहले एक अजनबी तेरी जमीन पर आएगा। उसकी पहचान ये होगी कि उसका चेहरा हू बहू तेरे बाप की तरह होगा। जिस तरह तेरा बाप रंग और नाक नक्शे में कबीले से दूसरे मर्दों से मुख्तलिफ था, वो भी ऐसा ही होगा। मैं कबीले के दूसरे मर्दों का तुम्हें नहीं बता सकती, मगर अपने बाप का चेहरा याद रखना। वो शख्स तेरा शोहर होगा और जिंदगी के आखिरी दिनों में तेरा साथ देगा। तुझे उसका इंतजार करना है। वो जमीन के किसी हिस्से में हो, देवता उसे खींचकर तुझ तक ले आएगा। देवता ने वो सारे इल्म जो सिर्फ मुझे आते थे अब तुझे बख्श दिए हैं। देवता तुझे बताएंगे कि तेरे पास क्या क्या कुव्वतें हैं। तू रफ्ता रफ्ता सब कुछ जान जाएगी। अब इन घने जंगलों में सिर्फ तू रहेगी। सारा कबीला मौत की नींद सो चुका है और मैं भी अब हमेशा के लिए सोने वाली हूँ, हमेशा के लिए। इतना कहकर लड़की की माँ की आवाज़ डूब गई। सुबह हुई तो लड़की ने देखा उसकी माँ की लाश गायब थी, इबादतगाह खाली पड़ी थी। फिर अरशाद अहमद खान साहरा से ये सुनकर चौंक पड़े कि वो हू बहू उसके बाप से मुशाबे है। अब उनकी समझ में सब कुछ आ चुका है कि साहरा ने उन्हें बताया कि वो हर सुबह उठकर उसी कदीम इबादतगाह में जाती है जहां उसकी माँ ने दम तोड़ा था। वो कदीम इबादतगाह उस झोंपड़े से कुछ फासले पर ही है। उनके दिल में उस अजीबोगरीब इबादतगाह को देखने की ख्वाहिश जागी, जिसका इजहार उन्होंने साहरा से भी किया। सुबह उठकर जब वो साहरा के हमरा उस कदीम इबादतगाह की तरफ जा रहे थे तो उनके दिल में तरह तरह के वसवसे थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या है। उन्होंने इन हालात से कब निजात मिलेगी, वो कब इस पुरस्रार जंगल से निकलकर मुहज़्ज़ब दुनिया में पहुंच पाएंगे। उनके ख्यालात का सिलसिला उस वक़्त टूटा जब साहरा ने चलते चलते अचानक उनके जिस्म से लिपटी हुई कपड़े की धज्जियां और पत्ते नोच कर फेंक दिए। वो ठटक कर खड़े के खड़े रह गए। वो सोच रहे थे कि साहरा पर एकदम ये कैसा दौरा पड़ गया। उन्होंने उसे बड़ी हद तक मुहज़्ज़ब बना दिया था। फिर उन्होंने देखा कि साहरा ने अपने जिस्म से भी पत्ते नोच कर फेंक दिए हैं। इससे पहले कि वो उसे कुछ पूछने की हिम्मत करते, साहरा ने आहिस्तगी से कहा, वो जगह अब करीब है, तो क्या इस इबादतगाह में जाने के लिए ज़रूरी है कि जिस्म आज़ाद हो? साहरा ने जवाब दिया, हाँ, देवता यही चाहते हैं। इबादतगाह में दाखिल होते ही देवता खुद हमारा लिबास बन जाएंगे। लड़की की बात सुनकर उस पर खौफ तारी हो गया। ना जाने क्या हुआ कि वो सोचने लगी, अब उन्हें लड़की के साथ इस कदीम इबादतगाह की तरफ जाते हुए वहशत हो रही थी। वो चाहते थे कि लौट जाएं, मगर उन्होंने अपनी अंदर इतनी हिम्मत ना पाई कि तनहा झोंपड़े की तरफ लौट सकें। वो रास्ते से बेखबर थे। आज इतने तवील अरसे के बाद वो झोंपड़े से पहले मर्तबा बाहर निकले थे। उन्होंने ख्यालों में वो उस कदीम इबादतगाह तक पहुंच गए जिसके बारे में साहरा ने बताया था। ये बड़ी अजीब बात थी कि जंगल के इस हिस्से में भरपूर रोशनी थी,
जिसका सबब ये था कि इस हिस्से में कतई पेड़ नहीं थे और ये वही हिस्सा था जिसमें उस कदीम इबादत गाह के खंडरात नजर आ रहे थे। आज एक तवील अरसे के बाद अरशाद अहमद खान ने सूरज देखा था। साहर उनका हाथ पकड़े खंडरात की तरफ बढ़ गई। सामने ही एक नीम शिकस्ता सी पथरीली इमारत नजर आ रही थी। वो साहरा के साथ उस इमारत में दाखिल हो गए, मगर अभी उन्होंने एक कदम ही अंदर रखा था कि उन्हें अपने पैरों में कोई चीज लिपटती हुई महसूस हुई। फिर जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी तो उनके मुंह से चीख निकल गई। ये एक काला सांप था जो अब उनकी पिंडलियों पर रेंग रहा था। उनकी चीख सुनकर लड़की ने हैरत से उनकी तरफ देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। साहरा ने उनसे कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि इबादत गाह में दाखिल होते ही देवता खुद हमारा लिबास बन जाएंगे? तुम इतने खौफजदा क्यों हो? डरो मत, देवता तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी तरफ देखो, देवताओं का लिबास पहनकर क्या मैं अच्छी नहीं लगती? और फिर लड़की का फिक्रा पूर्ण होने से पहले उनके जिस्म पर ना जाने कितने सांप रेंग गए। अब सांपों ने उनका जिस्म ढक लिया था। साहरा की बात सुनकर उनकी ढारस तो बंद गई, मगर वो मुतमिन नहीं थे। फिर उसी खौफ और नागवारी के आलम में उन्होंने पत्थर से तराशे हुए उस बड़े कद आदम सांप को भी देख लिया जिसके बारे में साहरा ने बताया था कि वो एक मर्तबा जिंदा हो गया था। साहरा और अरशाद अहमद खान दोनों सर झुकाए उसी सांप के मुजस्समे के सामने खड़े थे। उन्हें उसी वक्त उस जगह एक अजीब सी वहशत और वीरानी बरसती हुई महसूस हो रही थी। उनका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से भाग जाएं, मगर वो ऐसा ना कर सके और उस वक्त तक वहां खड़े रहे जब तक साहरा होंठों ही होंठों में कुछ बदबदाती रही। उन अल्फाज से वो कतई ना वाकिफ थे, शायद वो इबादत में मसरूफ थे। जब वो साहरा के हमरा उस अजीबोगरीब इबादत गाह से बाहर निकले और सांपों ने भी उनके जिस्म को आज़ाद कर दिया तो उनका कुछ खौफ कम हुआ। लड़की इबादत गाह के खंडरात से बाहर निकल कर बोली, कुछ देर ठहरो, अभी मेरी इबादत मुकम्मल नहीं हुई। फिर अरशाद अहमद खान ने एक और अजीब मंजर देखा। साहरा सूरज की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। वो बगैर पलक झपकाए सूरज को देख रही थी और होंठों में कुछ पड़ रही थी जिसे दूर होने के सबब वो सुन ना सके। उनके लिए ये बड़ी अजीब बात थी कि सूरज की तरह बराह रास्त देखने के बावजूद साहरा की आंखों से पानी नहीं बह रहा था। वो जब अपनी इबादत से फारग हुई तो उनसे बोली, हरारत और कुव्वत के देवता सूरज से आंख मिलाने की ताब सिर्फ मेरे कबीले को थी। मेरी माँ ने मुझे बचपन ही से यह सब कुछ सिखाया था। मैं जब चाहूँ अपने जिस्म में इतनी कुव्वत पैदा कर सकती हूँ कि कोई मेरे जिस्म को हाथ ना लगा सके, जिसका तजर्बा तुम्हें एक बार हो चुका है। अब मैं समझती हूँ कि मेरे बारे में तुम सब कुछ जान चुके हो। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई पर्दा नहीं रहा। मैंने तुम्हारा सदियों इंतजार किया है, तब कहीं जाकर तुम्हें पाया है, इसलिए तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। यहाँ तक कि मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहती हूँ कि अब से ठीक 50 साल बाद मैं मर जाऊंगी। ये कहते कहते साहरा ने अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी। वो बेखुद से होकर बड़बड़ाए, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। फिर वो उसके साथ चल दिए। उन्हें देखेंगे तो एकदम खुशी से उछल पड़ेंगे। वो ना जाने कब तक इन्हीं ख्यालों में खोए रहते कि साहरा ने उन्हें चौंका दिया। तुम कहाँ खो गए? मैंने तुमसे कुछ कहा था ना? हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। अरशाद खान को याद आ गया, साहरा ने उनसे पत्ते जमा करने के लिए कहा था। उन्होंने जल्दी जल्दी जमीन पर पड़े हुए छोटे बड़े पत्ते उठाना शुरू कर दिए, लेकिन अब मसला कपड़े की धज्जी का था। वो झोंपड़े में ही रह गई थी। बगैर उसकी मदद के वो किस तरह पत्ते की कमर से बांधते? अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं अपने देवताओं को अपने साथ साथ बस्ती तक ले चलूं। वो मुझे वहां छोड़कर लौट आएंगे। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि देवता उस वक्त तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक उन्हें कोई ना छेड़े। मैं देख रही हूँ कि तुम लिबास के लिए परेशान नजर आ रहे हो, और मैं भी जल्दी में ये भूल गई कि कपड़े की धज्जियां तो झोंपड़ी में ही रह गईं। तुम पत्तों का लिबास किस तरह बनाओगे? वो इसके बात सुनकर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने यही फैसला किया कि यह सूरत बेहतर है जो उसने बताई है। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बस्ती में पहुंचकर जैसा कि तुमने वादा किया है
अपने देवताओं को रुखसत कर दोगी। उसने इस बात में सर हिलाया और उनका हाथ पकड़कर दाएं तरफ मुड़ गई। उसके कहने के मुताबिक दाएं तरफ मुड़ते ही उन्होंने उजाला देखा। जंगल की हदूद अब खत्म हो चुकी थी। उजाला होते ही अरशाद अहमद खान ने अपने आसपास देखा और एक लम्हे के लिए वो खौफ से कांप गए। उनके आगे पीछे दाएं बाएं सैकड़ों बल्कि हजारों सांप जमीन पर रेंग रहे थे। उन्होंने खौफजदा होकर साहरा से पूछा, क्या हमारे साथ बस्ती में ये भी जाएंगे? तुम्हें आखिर मेरे देवताओं से इतनी नफरत क्यों है? लड़की ने किस कदर खफगी का अजहार किया। हालांकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं कि जंगल खत्म होते ही वो सब लौट जाएंगे। माफ़ करना साहरा, मेरे जहन से ये बात निकल गई थी। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, मेरे लिए कितनी पुरअसरार और अजीब हैं। अरशाद अहमद खान ज़रा संभल कर बोले। वो बहरहाल उसे नाराज़ नहीं करना चाहते थे। फिर वो मंज़र बड़ा ही अजीब था जब हज़ारों सांपों ने बेयक वक़्त अपने फन उठाकर लड़की को रुखसत किया। उन्होंने देखा कि साहरा की आंखों में बड़े बड़े आंसू थे। दोपहर ढल रही थी जब वो इस मुहीब जंगल से निकलकर डोडो की आबादी में दाखिल हुए। अचानक बस्ती में खुलबली सी मच गई। वो मंजर खुद डोडो के बाशिंदों के लिए बड़ा अजीब और हैरत अंगेज था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उनके गिर्द जमा हो गए। अरशाद अहमद खान ने देखा कि वो सब उनके सामने सजदा रेज थे। फिर वो सामने से उठे और उनके गिर्द हल्का बनाकर रक्स करने लगे। एक अजीब वहशतनाक रक्स जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो तस्वीरें हैरत बने ये सब कुछ देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। रक्स अपने शबाब पर था। ढोल की थाप पर वो उस वक़्त तक रक्स करते रहे जब तक साहरा ने हाथ उठाकर उन्हें रुक्स करने से मना ना कर दिया। मजमे से एक शख्स आगे बढ़ा। वो साहरा के करीब पहुंचकर घुटने के बल बैठा और उसका दायां हाथ पकड़कर बोसा दिया। लड़की ने अपना एक हाथ उसके सर पर रख दिया। फिर वो शख्स अरशाद अहमद खान के सामने इस तरह बैठा और उनका हाथ भी पकड़ने लगा। पहले तो वो कुछ सटपटाए, फिर कुछ सोचकर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उस शख्स ने वही अमल उनके साथ दोहराया। उन्होंने साहरा का इशारा पाकर उसके सर पर हाथ रख दिया। वो शख्स उल्टे पांव मजमा की तरफ लौट गया। उसी वक़्त अरशाद अहमद खान ने मजमा में कुछ गड़बड़ देखी। उन्होंने ऐसा महसूस हुआ कि जैसे लोग जो पीछे खड़े थे लोगों का हल्का तोड़कर आगे आना चाहते थे। वो शख्स जिसके बारे में अब वो समझ चुके थे कि कबीले का सरदार है, मजमा में गड़बड़ देखकर पलटा। ये वही शख्स था जिसने अभी कुछ देर पहले साहरा का और उनका हाथ चूमा था। अब शायद उससे के किसी मुहाफिज ने उसे नेज़ा भी थमा दिया था। उसने नेज़ा हवा में बुलंद करते हुए मजमा की तरफ देखकर कुछ कहा जिसे वो नहीं समझ पाए। वो गालबन डोडो की मुकामी जुबान थी, लेकिन गड़बड़ ख़त्म ना हुई। मजमा ही में से किसी ने एक शख्स को पकड़कर आगे खींच लिया। वो गालबन उन्हीं में से एक था जो पीछे से आगे आने की कोशिश कर रहे थे। सरदार का नेज़ा बुलंद हुआ और उसी वक़्त अरशाद अहमद खान की नज़र उस शख्स के चेहरे पर पड़ी, इससे पहले कि सरदार का नेज़ा उसके सीने में उतर जाता। अरशाद अहमद खान ये जानते हुए भी कि अफ्रीकी सरदार उनकी ज़बान नहीं समझता, वो बहुत ज़ोर से चीखे, रुक जाओ, इसे ना मारो। और उनका चीखना ही कार आमद साबित हुआ, इसलिए कि अफ्रीकी सरदार का उठा हुआ नेज़ा उठे का उठा रह गया। उनके चीखते ही सरदार एकदम उनकी तरफ मतवज्जे होकर
हैरत से देखने लगा। उस शख्स का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया था। वो टिकटिकी बांधे अरशाद अहमद खान को देख रहा था। अचानक साहरा ने उनको मुखातब किया, क्या है, क्या तुम इसे जानते हो? मुझे लगता है मैंने इसे पहले भी देखा है। ये सब कुछ तुम्हें मालूम हो जाएगा। फिलहाल अपने हम वतनों को रुखसत कर दो, उन्होंने जवाब दिया। फिर साहरा ने ना जाने उनसे क्या कहा कि वो सब आनन फानन शोर मचाते अपने अपने घरों को चले गए। अब मैदान में सिर्फ 6-7 आदमी थे जो सूरत से अफ्रीकी नहीं लगते थे। मकामी बशिंदों के चले जाने के बाद अरशाद अहमद खान ने आगे बढ़कर उस शख्स को गले लगा लिया जिसकी जिंदगी अभी कुछ देर पहले उन्होंने बचाई थी। ये शख्स बड़े नवाब का खिदमतगार अब्दुल समद था, वही अब्दुल समद जिसे साहरा के देवताओं ने डस लिया था। बाकी लोगों से भी अरशाद अहमद खान गले मिले। ये तमाम के तमाम बड़े नवाब के काफिले ही के लोग थे। कुछ देर बाद अरशाद अहमद खान, साहरा और दीगर अफराद इन खैमों तक पहुंच गए जिनमें बड़े नवाब और उनके काफिले के दूसरे अफराद ठहरे हुए थे। रास्ते में अब्दुल समद ने बताया कि जैसे ही हमने जोर जोर से ढोल बजने की आवाज़ें सुनी, हम अपने खैमों से निकलकर इधर रवाना हो गए जिधर से आवाज़ें आ रही थी। हमारे साथ खान साहब अहमद यार भी थे जो इन अफ्रीकियों की ज़ुबान समझते हैं। मजमे के करीब जाकर खान साहब अहमद यार एक मकामी बशिंदे से सूरत हाल मालूम की तो पता चला कि सदियों से जंगल में तनहा रहने वाली पुरस्रार लड़की पहली मर्तबा आबादी में आई है और उसके हमरा एक मर्द भी है। वो सिर्फ इतना ही बता सके। वो लड़की अपनी देवी और मर्द को देवता बता रहे थे। हम लोग ये देखने के लिए बेताब थे कि वो मर्द कौन है, इसलिए हमें नामालूम ये ख्याल था कि वो आप होंगे, क्योंकि आप ही उस पुरस्रार जंगल में जाकर गायब हो गए थे। इसी सबब से हमने लोगों को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की और ये हंगामा खड़ा हो गया। फिर जो कुछ हुआ आपके सामने है। मगर ये बताइए कि उन्होंने अब्दुल समद की बात काट कर कहा, सब कुछ बताऊंगा, पहले मुझे बड़े नवाब साहब के हजूर तो पहुंच जाने दो। मुझे भी तुम लोगों से बहुत कुछ दरियाफ्त करना है। साहरा को एक खैमे में छोड़कर वो कपड़े तब्दील करके जब वो बड़े नवाब साहब के खैमे में पहुंचे तो बड़े नवाब साहब उन्हें सीने से लगाकर आबदीदा हो गए। मैंने कसम खाई थी कि मैं तेरे बगैर यहाँ से नहीं लौटूंगा। काफ़ी देर बाद नवाब से गुफ्तगू करने के बाद जब वो इस खैमे में वापस हुए जिसमें साहरा को छोड़कर गए थे, तो खैमे में दाखिल होते ही ठटक कर रह गए। साहरा बिल्कुल बरहना बैठी थी और उसके चेहरे से बेहद खफगी का अजहार हो रहा था। वो डरते डरते उसके करीब गए और बोले, साहरा क्यों, क्या हुआ? वो तुम्हारे सांप कहाँ गए? क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे वादा किया था कि बस्ती में पहुंचकर मैं अपने देवताओं को रुखसत कर दूंगी। मैंने तुम्हारे जाते ही उन्हें रुखसत कर दिया था। तुमने मुझे अभी तक पहनने के लिए कुछ नहीं दिया। मैं यहाँ इतनी देर से तन्हा बैठी हूँ। इस अरसे में मैं यहाँ लोगों का तांता लगा रहा। कभी कोई खैमे में झांक रहा है, कभी कोई। मुझे यहाँ एक लम्हे के लिए सकून नहीं मिला। सहरा के लहजे से पता चलता था कि वो सख्त बरहम है। उनको भी अब हालात की नज़ाकत का एहसास हुआ। उन्हें वाकई बड़े नवाब साहब के पास इतनी देर नहीं लगाने चाहिए थी, या अगर ऐसा ही था तो कम अज़ कम उसके लिए कपड़ों का इंतज़ाम करके जाना चाहिए था। उन्होंने अपने इस अमल पर सख्त नदामत महसूस की और बगैर किसी झिझक के उससे माफ़ी मांग ली। उन्होंने काफिले के लोगों पर अभी तक गुस्सा आ रहा था। उन्हें इतनी बदतमीज़ी की तवक्का नहीं थी, लेकिन अब क्या पता वो कौन लोग थे। काफिले में तो 25-30 अफराद थे। उन्होंने अपना गुस्सा पी जाना ही मुनासिब समझा। साहरा को उन्होंने मना लिया था। मुश्किल ये थी कि काफिले में तमाम ही मर्द थे, इसलिए मजबूरन साहरा को उन्होंने
अपने ही कपड़े पहना दिए। बहरहाल वक्ती तौर पर तो सत्तरपोशी हो ही गई थी। अरशाद अहमद खान ने बड़े नवाब को अव्वल से आखिर तक अपनी तमाम रूदात सुना दी और साहरा के पास में भी सब कुछ बता दिया। बड़े नवाब साहब ने उन्हें मालूम हुआ था कि उसकी पुरस्रार गुमशुदगी के बाद तकरीबन हर रोज खुद बड़े नवाब साहब चंद अफराद के साथ जंगल में उसकी तलाश में जाते और उस खौफ से कि कहीं रास्ता भटक ना जाए जंगल में ज़्यादा दूर जाने से इज्तनाब करते। उन्हें जिद हो गई थी कि जब तक वो अरशाद अहमद खान को मुर्दा या जिंदा ढूंढ ना निकालें डोडो छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और बड़े नवाब साहब की यही जिद अरशाद अहमद खान के काम आई, वरना मुमकिन था कि वो डोडो से किसी भी ना निकल पाते। फिर चंद दिन बाद ही बड़े नवाब साहब का काफिला डोडो से हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गया। एक तवील अरसे के बाद अरशाद अहमद खान बड़े नवाब के हमरा वतन मीरठ पहुंच गए। मीरठ में शुरू तो साहरा की बाबत अजीब अजीब कहानियां गश्त करती रहीं, मगर वक़्त के साथ साथ रफ्ता रफ्ता लोग उन कहानियों को भूलते गए। अरशाद अहमद खान ने बड़े नवाब साहब की ईमा पर वतन पहुंचते ही साहरा से शादी कर ली, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये शादी सिर्फ एक ड्रामा थी ताकि लोगों के मुंह बंद किए जा सके, क्योंकि साहरा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो किसी भी कीमत पर अपना अबाई मजहब तब्दील करने पर तैयार नहीं हुई। लोगों में इस वक्त बहुत सी चहमगाइयाँ हुई जब शादी के 4 माह बाद ही उनके यहाँ लड़की पैदा हुई, मगर किसी तरह बड़े नवाब ने इस वाक़े को भी दबा दिया। उस लड़की का नाम मैं पारा रखा गया। मैं पारा को बचपन ही से साहरा ने अपनी कड़ी तरबियत में रखा था। साहरा नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी मैं पारा अपने बाप का मजहब इख्तियार कर ले और अपनी माँ का ना इख्तियार करे। मैं पारा बचपन ही से बहुत अजीबो गरीब लड़की थी। पहली बात तो ये थी कि उस अफ्रीकी औरत के बतन से पैदा होने के बावजूद उसका नाक नक्शा कतई हिंदुस्तानी था। वो किसी भी साहरा की औलाद ना लगती थी। वो 12-13 साल की उम्र तक सारे पुरस्रार अलूम सीख चुकी थी जो उसकी माँ साहरा जानती थी। अरशाद अहमद खान ने लाख चाहा कि उनकी बेटी अपनी माँ की रवश पर ना चले, मगर मुमकिन ना हुआ। 13 साल ही की उम्र में साहरा ने उसे वह सब कुछ बता दिया और समझा दिया जो लड़कियां बहुत बाद में सीखती हैं। अरशाद अहमद खान को इस वाक़े की सुनगुन लगी तो वो बहुत सख्त बरहम हुए, मगर साहरा के आगे दम मारने की उनमें मजाल ना थी। साहरा अपनी माँ की पेशगोई के मुताबिक 50 साल जिंदा रही। हैरत अंगेज बात यह कि इंतकाल के वक़्त वो हमेशा की तरह जवान थी। आपको ये शायद सुनकर तअज्जुब हो कि मैं पारा की अब उम्र तकरीबन 55 साल यानी कि 55 साल है, मगर अपनी माँ ही की तरह वो अब तक हर एतबार से जवान है। मैंने मैं पारा का माजी जानने के लिए गए गुजरे ज़मानों में सफ़र किया है। इस सिलसिले में छोटी से छोटी तफसील भी मैंने नज़रअंदाज नहीं की। मैं पारा के बारे में सब कुछ जानने के लिए ये बेहद ज़रूरी था कि उसके वालिदैन के बारे में पूरी तहकीक की जाए। उसे ये पुरस्रार कुव्वतें कहाँ से हासिल हुई और कैसे, मैंने सब कुछ मालूम कर लिया है। इस कदर तफसील के बाद आप समझ ही गए होंगे कि उसके पास कैसी कैसी नाकाबिले फ़हम और पुरस्रार कुव्वतें होंगी। और ये भी बता दूं कि मैं पारा कोई नेक और पारसा लड़की नहीं है। उसका मजहब ही जिन्स है। वो जिन्स ही को अपना खुदा मानती है और बगैर किसी हसीन और खूबसूरत नौजवान के उसको कोई रात नहीं गुजरती। वो एक रात भी तन्हा सोना पसंद नहीं करती और उसके लिए वो अपनी पुरस्रार कुव्वतों को बरोए कार लाती है। अरशाद अहमद खान के इल्म में सब कुछ है, मगर सब कुछ जानते हुए भी वो मैं पारा को इन हरकतों से बाज नहीं कर सकते और अब तो यूं भी वो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके हैं। मैंने ये तमाम हालात
बताने से पहले ही अर्ज किया था कि मैं पारा से ना टकराया जाए तो अच्छा है। मैं फिर अपनी उस बात को दोहराऊंगा, वो एक इंतहाई खतरनाक और पुरस्कार लड़की है। मुमकिन है उससे टकराव की सूरत में हमें नुकसान उठाना पड़े। हमजाद ने अपनी तमाम तगोदू और जो कुछ मालूम हुआ था उससे मुझे आगाह कर दिया। ये सब कुछ मेरे लिए भी इंतहाई हैरत अंगेज था, हालांकि मैं खुद अब तक ऐसे अजीब और पुरस्कार वाक़यात से गुजर चुका था कि अगर किसी दूसरे पर गुजरे हों और मैं सुनता तो कभी यकीन ना करता। इस वक्त मेरा जहन मुख्तलिफ ख्यालात की अमाजगाह बना हुआ था। हमजाद के मशवरे अपनी जगह पर थे, मगर मैं किसी तरह अपनी तौहीन भुला देता, ये मेरे लिए नामुमकिन था। आखिर कुछ देर गौर करने के बाद मैंने हमजाद को मखातुब किया। मैंने माँ पारा के बारे में सब कुछ सुन लिया है, मगर ये सब जानने के बावजूद मेरा आखिरी फैसला यही है कि उस लड़की को मेरे सामने झुकना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना हो। मैं बेइज्जत होकर जिंदा रहने पर मौत को तरजीह देता हूँ। उसी वक्त तुम जाओ, मैं रात भर का जागा हुआ हूँ। सोकर उठने के बाद तुम्हें फिर तलब करूँगा। जो हुक्म है आपका। मुझ पर फ़र्ज था कि आपको हालात से आगाह कर दूं और मैंने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया। अब जो आपका फ़ैसला हो, मुझे बसरो चश्म कबूल है। ये कहकर हमजाद रुखसत हो गया। उसके जाते ही मैं सो गया। मैं जागा तो शाम हो चुकी थी। मेरी आंखों में शांति का हसीन सरापा घूमने लगा। वो भी अब सोकर उठी होगी। मैं सोचने लगा, क्या शांति मेरी रोज़मर्रा बन जाएगी? शांति या मैं पारा? मैंने खुद से सवाल किया। ये भी तो हो सकता था कि मैं अपने जहन से मैं पारा का ख्याल झटक देता। क्या ये मेरे लिए मुमकिन है? नहीं। जैसे मेरे अंदर से किसी ने जवाब दिया, शांति शांति है और मैं पारा है। कोई भी किसी का बदल नहीं। मैं बहुत देर तक गुजरे हुए वाक़यात के मुतल्लक सोचता रहा। अजीब और पुरस्कार वाक़यात जिनसे पे दर पे मैं दो चार हुआ था। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मैं ऐसे हालात से गुजरूंगा। हमजाद को काबू में करके मैं एक मसाली ज़िंदगी गुजारना, फिर मेरा कत्ल हो जाना, कत्ल के बाद दूसरा जिस्म हासिल करना, ये सब कुछ नाकाबिले फ़हम सा था। जैसे मैंने कोई हौलनाक ख्वाब देखा हो, मगर जो हकीकत मुझ पर गुजरी थी उससे इनकार किस तरह मुमकिन था। मैंने अपने कातलों से इंतकाम ले लिया था, मगर अब भी मेरे असल दुश्मन इस शहर में जिंदा थे, जिनके सबब मुझे मौत के तलख तजर्बे से गुजरना पड़ा था। मैं जानता था कि मेरे कत्ल में जितना हाथ तबीब खास अरशाद अहमद का है, उतना किसी का नहीं। इसलिए कि अगर वो अपनी जहानत से ये पता ना चला लेते कि मैं किस शहर में हूँ, तो नवाब साहब के गुंडे मुझ तक पहुँच ही ना पाते। मैं पारा को हासिल करने और उसके हुस्न खुदादाद से फैज़याब होने की ख्वाहिश में भी बड़ी हद तक इंतकामी जज्बे को दखल था, लेकिन हालात ऐसा रुख इख्तियार कर चुके थे कि अरशाद अहमद खान से इंतकाम लेने का जज्बा अब दूसरे दर्जे पर आ गया था। मैं पारा ने मेरी सरकश अना पर वो ज़रब लगाई थी कि मेरी रूह तक मजरूह हो गई थी। हमजाद को काबू में करने के बाद मैं इतना खुद सर और आना परस्त हो गया था कि मेरे लिए ये सोचना तक अजाब था कि मैं पारा को हासिल नहीं कर सकता। मेरी आदतें हमजाद ने बिगाड़ दी थी। नामुमकिन का लफ्ज़ ही मेरी लुगत में नहीं था। लेकिन मैं पारा के बारे में हमजाद भी झिझक रहा था। हमजाद को तलब करने से पहले मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं पारा को देखूं। मैंने अपने तसव्वुर की कुव्वत को आजमाया। मेरी चश्मे तसव्वुर में उस वक़्त मैं पारा का हसीन चेहरा था, और फिर मैंने जो कुछ देखा वो मेरा खून खौल देने के लिए काफ़ी था। मैंने देखा कि और मैं और उस नौजवान को पहचान गया जो इस वक्त मैं पारा के पास मौजूद था। तो क्या मैं नवाब साहब की मंजूर नज़र उस आवारा लौंडे से भी बदतर हूँ जो मैं पारा ने मुझे ठुकराया? मैं सोच ही रहा था कि वो सब कुछ देख रहा था, जिसने मेरे खून की गर्दिश तेज कर दी थी। राहत, हमें देखा जा रहा है। मैं महसूस कर रही हूँ कि कोई पोशीदा आंख
ہماری تمام حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی ہے، مگر وہ نوجوان اس وقت سرشاری اور بے خودی کی ان منزلوں میں تھا کہ اگر کوئی اس سے یہ بھی کہہ دیتا کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے تو وہ اس پر کان نہ دھرتا۔ میں اب ضبط کی انتہائی منزلوں کو چھو رہا تھا، اس سے زیادہ کتاب نہ لا سکا، حالانکہ میں پارا کا حسین جسم میں نے پہلی بار دیکھا تھا اور جی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی طرف سے نظر ہٹائی جائے۔ میں پارا کی اس بات پر ضرور تعجب تھا کہ اسے کس طرح خبر ہو گئی اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ یقیناً اس کی پرسرار قوتیں اس وقت بیدار تھی، لیکن غصے اور انتقام نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں زیادہ دیر تک اس بات پر غور نہ کر سکا۔ میں نے اسی لمحے ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے فوراً حمزاد کو طلب کیا۔ حمزاد کے آتے ہی میں نے اسے حکم دیا، فوراً میں پارا کے گھر جاؤ اور جو نوجوان اس وقت اس کی خواب گاہ میں ہے اسی حالت میں بے ہوش کر کے بیگم پل سے دور کسی آباد چوراہے پر پھینک آؤ۔ حمزاد میرا حکم سن کر سکتے میں رہ گیا اور ہکلایا، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، بکو مت۔ میں حلق کے بل چیخا، میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں کرو۔ میرا حکم سنتے ہی وہ سہما ہوا سا رخصت ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ابھی میں پارا کا تصور ہی کیا تھا کہ دیکھا حمزاد میں پارا کی خوابگاہ میں داخل ہو چکا ہے۔ میں پارا اور وہ نوجوان اس وقت بھی اس دنیا میں گم تھے۔ ان دونوں کو تیز تیز سانسیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ حمزاد کے نادیدہ ہاتھ نوجوان کی طرف بڑھے اور اس نے ایک ہی جھٹکے میں اسے میں پارا کے قریب سے کھینچ لیا۔ نوجوان فضا میں معلق سہما ہوا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور میں پارا جیسے پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ وہ ایک دم بپھری ہوئی شیرنی کی طرح مسحری سے اٹھی، مگر اس عرصے میں اس نے دیکھا کہ دروازہ جو اندر سے بند تھا خود بخود کھلا اور نوجوان کا برہنہ جسم ہوا میں تیرتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں پارا نے دیکھا کہ کمرے سے نکلنے سے پہلے نوجوان کا ایک طرف سر ڈھلک گیا تھا۔ میں پارا کے خلاف یہ میرا پہلا قدم تھا، لیکن میرے دل کو تشویش ضرور تھی کہ نامعلوم اب کیا ہو۔ میں سوچنے لگا، حمزاد مجھے بے سبب تو نہیں ڈرا رہا تھا، یقیناً اب کچھ ہوگا۔ ممکن ہے میں پارا بھی میرے خلاف کچھ کرے، مگر اسے یہ پتہ کس طرح لگے گا کہ اس واقعے میں کس کا ہاتھ ہے۔ اس طرح کے خیالات نے میرے تصور کا سلسلہ منتقل کر دیا۔ اب میں اس واقعے کا رد عمل دیکھنے سے پہلے اور کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے تپتے ہوئے جسم کو سکون بخشنے کے لیے دہلی بازار جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے لیے اس وقت آدھی رات تک انتظار کرنا بھی دوبر تھا، حالانکہ یہ بھی ممکن تھا کہ میں حمزاد کے ذریعے شانتی کو اٹھوا لیتا، لیکن ایک تو یہ کہ میرے علم میں تھا اس وقت شانتی کے ہاں محفل جمی ہوگی، اور دوسرا اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ میں اب رشید یار جنگ کی حیثیت سے میرٹھ میں متعارف ہونا چاہتا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ لوگوں سے میرے تعلقات بڑھیں تاکہ میں اپنا حلقہ اثر پیدا کر سکوں جو مجھے بدایوں میں میسر تھا۔ شاید اس کا سبب یہ رہا ہو کہ میں جی حضوری اور حاضر باشیوں کا عادی ہو چکا تھا۔ ایسے لوگ جو میرا احترام کریں، جو میرے سامنے جھکیں، جو میرے ہاتھ چومیں، جو مجھے معزز اور پہنچا ہوا سمجھیں۔ اس کے علاوہ لوگوں میں گھل مل کر ان میں ان واقعات کا رد عمل بھی معلوم کرنا چاہتا تھا جو پے در پے میرٹھ میں ہو رہے تھے۔ جانتا تھا کہ بیک وقت پرسرار طور پر اتنے آدمیوں کے قتل نے پولیس کو بوکھلا دیا ہوگا۔ وہ سرگرمی سے اس شخص کی تلاش میں ہوگی جو ان کا ذمہ دار ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں ویلی بازار میں پہنچ گیا، لیکن امینہ بائی کے کوٹھے پر پہنچ کر مجھے ایک ذہنی جھٹکا لگا۔ خلاف معمول کوٹھا خاموش تھا۔ میرے دستک دینے پر امینہ بائی کا ایک ملازم باہر نکلا۔ اس نے مجھے بڑے کمرے میں بٹھایا اور اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ہی امینہ بائی اندر سے آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا۔ کہیے حضور، کیسے تکلیف کی؟ اس کے اس معمولی فقرے میں مجھے بڑی اجنبیت محسوس ہوئی۔ میں نے ذرا تلخی سے کہا، کیوں، کیا تمہیں میرا آنا ناگوار گزرا؟ کیا مجھے اپنے آنے کا مقصد بتانے کی ضرورت ہے؟ شانتی کہاں ہے؟ شانتی؟
अमीना बाई ने अजीब से लहजे में कहा। वो अब इस कोठे से हमेशा के लिए जा चुकी है। फिर वह फौरन बोली, मगर हजूर फिक्रमंद ना हो, मैंने एक नई शांति का बंदोबस्त किया है। बस 4-6 दिन की देर है। चश्मे बदूर, हजूर अगर उसे नजर भर के देख लेंगे तो बस दीवाने हो जाएंगे उसके। अमीना की बाई की बात सुनकर मैं कुछ भी ना समझ सका कि वो क्या कह रही है। मुझे एकदम गुस्सा आ गया। क्या तुमने नई पुरानी शांति लगा रखी है? साफ साफ बताओ, शांति कहाँ गई? हजूर बरहम ना हो तो मैं अर्ज करूं कि शांति अब ढल चुकी थी। ये तो हजूर की चश्मे अनाई थी कि हजूर ने उसे इतनी इज्जत बख्शी। बाहमी खाना मजबूरी और भूख में तो खाया जाता है, मगर रोज रोज नहीं। माफ कीजिएगा, शांति आपके लायक नहीं थी, इसलिए तुम फिर शुरू हो गई। मैंने अमीना बाई की बात काट दी। क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम सीधी सीधी बात करो? मैंने तकरीबन चीख कर कहा। अब अगर तुमने कोई उलझा देने वाली बात की तो मैं बुरी तरह पेश आऊंगा। शांति कैसी थी ये तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। उसे तुमने नहीं, मैंने इस्तेमाल किया है। मैं तो ये सब हजूर ही के लिए अर्ज कर रही थी। बहरहाल अगर हजूर का मजाज नसीबे दुश्मना इस वक्त नासाज है तो मैं अपनी गुफ्तगू मुख्तसर भी कर सकती हूँ। वो एक लम्हे के लिए रुक कर फिर बोली, मैंने 5,000 में से उस खोटे सिक्के का सौदा कर दिया। क्या तुमने शांति को बेच दिया? कब? किसके हाथ? क्यों? आखिर क्यों? जबकि मैं तुमसे कह चुका था कि जितना पैसा चाहो मुझसे ले सकती हो। मैं अमीना बाई पर बरस पड़ा। अभी कुछ देर पहले ही वो यहाँ से गई है। उस नौजवान ने शायद अपना नाम राहत बताया था। अमीना बाई ने पुरसकून लहजे में कहा। राहत? मैं उछल पड़ा। उसे भी मैं पारा ने राहत के नाम से मुखातब किया था, मगर ये नहीं हो सकता। वो कोई और होगा, कोई और। मैं बड़बड़ाने लगा। जी, अमीना बाई ने कहा। नहीं, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, मैं जा रहा हूँ। बहरहाल तुमने ये अच्छा नहीं किया। उनकी सजा तुम्हें बहुत जल्द भुगतनी पड़ेगी। ठहरिए हजूर, ठहरिए। हजूर, अमीना बाई कहती रह गई और मैं वहां से तेज तेज कदम उठाता चल दिया। मुझे अब तन्हाई की जरूरत थी ताकि मैं अपने तसव्वुर की कुव्वत बरोए कार लाकर शांति का पता चला सकूं, और तन्हाई के लिए घर से बेहतर कोई जगह नहीं थी। मैंने अपने तसव्वुर की कुव्वत इस्तेमाल करने से पहले हमजाद को तलब किया। तुमने उस नौजवान का क्या किया? मैं शर्मिंदा हूँ, हमजाद ने बुझे हुए लहजे में कहा। उसे मैं पारा के घर से निकाल ले जाने में तो कामयाब हो गया था, मगर रास्ते ही में उसका जिस्म मुझसे छीन लिया गया। क्या मतलब? क्या ये मुमकिन है? किस तरह हो गया? मैंने जो अर्ज किया वही हकीकत है। मैं अभी मैं पारा के घर से कुछ दूर ही पहुंचा था कि मुझे अपने ताकुब में एक दूधिया रोशनी सी आती दिखाई दी। फिर चंद ही लम्हों में उस दूधिया रोशनी का हिसार नौजवान तक पहुंच गया और मेरे देखते ही देखते वो नौजवान उसमें रूपोश हो गया। फिर वो अजीब रोशनी मुझे वापस जाती हुई दिखाई दी। मैंने देखा मेरे हाथ खाली हो चुके थे। मैंने उस रोशनी का पीछा करना चाहा, मगर मुझे अपना वजूद जलता हुआ महसूस हुआ और मैंने घबरा कर उसका ताकुब छोड़ दिया। हमजाद खामोश हो गया। वो नौजवान कहाँ गया? मैंने खोए खोए लहजे में हमजाद से पूछा। क्या आप हकीकत सुनने की ताब ला सकेंगे? हमजाद ने सवाल किया और फिर मुझे खामोश देखकर खुद ही बोला, वो नौजवान इस वक्त नवाब साहब की हवेली के एक हिस्से में शांति के साथ शराब पी रहा है। क्या कह रहे हो तुम? ये सब क्या हुआ? ये किस तरह हो गया? तफसील से सुनना चाहते हैं तो सुनिए कि वो पुरस्कार और अजीब रोशनी मैं पारा की हैरत अंगेज कुव्वतों का करिश्मा थी, जिसने मुझसे नौजवान का जिस्म छीन लिया। फिर चंद ही लम्हों में मैं पारा ने अपनी पुरस्कार कुव्वतों के जरिए मालूम कर लिया कि वो कौन है जिसने उसकी इबादत में रखना डाला। वो आपके बारे में सब कुछ जान चुकी है, ये भी कि आपके पास कुछ पुरस्कार कुव्वतें हैं। आपने उसके मुंह से लुकमा छीनना चाहा है, लेकिन आप तो अपनी कोशिश में नाकाम रहे, मगर वो अपना काम कर गई। उसने आपके बारे में सब कुछ मालूम करने के फौरन उस नौजवान को, जिसका नाम राहत है, एक बड़ी रकम देकर वेली बाजार भेज दिया ताकि वो शांति का सौदा करे और सब कुछ
اس کے حسب منشا ہو، اس نے آپ کے منہ کا نوالا چھین لیا۔ میں پارا نے راحت کو شانتی کے ہمراہ نواب صاحب کی حویلی بھیج دیا۔ اس کے علم میں تھا کہ وہ نواب صاحب کا منظور نظر ہے۔ میں نے چاہا کہ اسے بزم عیش و نشاط کو برہم کر دوں، مگر یہ بھی ممکن نہ ہوا۔ میں پارا میری توقع سے زیادہ ہوشیار نکلی۔ اسے غالباً پہلے ہی اندازہ تھا کہ ایسا ہوگا، لہذا اس نے اس کمرے کے گرد دودیا روشنی کا حصار کھینچ دیا جس میں اس وقت شانتی، راحت اور خود نواب صاحب موجود ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اس حصار کو توڑنے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ تیز ہر قسم کی روشنی نے میرے وجود کو جھلسا دیا۔ وہ تو خبیث بوڑھا نواب اب بھی شانتی کے ساتھ ہے، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آ گیا۔ میں نے حمزاد سے کہا، آج کی رات خالی نہیں جائے گی، تم نے اس خبیث نواب صاحب کی لڑکی نرگس کو اٹھا لاؤ، میں شانتی کا بدلہ اس سے چکاؤں گا، جاؤ ابھی اسی وقت چلے جاؤ۔ میرا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ حمزاد میرا حکم سن کر فوراً رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے سوچا، کم از کم شانتی کو تو دیکھ تو لوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ میں نے اپنے تصور کی قوت استعمال کی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس وقت نواب صاحب کی حویلی کا ایک حصہ تھا۔ میں نے شانتی کا پھر تصور کیا، مگر بیکار، آگے صرف مجھے دھند ہی دھند دکھائی دے رہی تھی، عجیب سی چمکدار دھند۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، میں سوچ رہا تھا۔ میں نے جھنجھلا کر نواب صاحب کا تصور کیا، مگر بے سود۔ پھر راحت کو دیکھنا چاہا، لیکن اس چمکدار دھند کے حصار کو میری تصور کی قوت عبور نہ کر سکی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ کیا مجھ سے میرے تصور کی قوت چھن گئی ہے؟ میں نے سوچا۔ اسی وقت میں نے اپنی پرسرار قوت کو آزمانے کے لیے میں پارا کا تصور کیا۔ وہ مجھے فوراً نظر آ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی تھی، لیکن اس کی خوابگاہ اب بھی خالی نہیں تھی۔ اس کے ساتھی کا چہرہ دیکھ کر میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ یہ وہی تھا جس کے ساتھ سب سے پہلی مرتبہ میں پارا کو دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں پارا ایک دم تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ اب میں اس کی آواز سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، شیخ، میں جانتی ہوں کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ میری آواز بھی تم تک پہنچ رہی ہے۔ اپنی طفلانہ اور احمقانہ حرکتیں چھوڑ دو، مجھ سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرو، یہ سودا تمہیں مہنگا پڑے گا۔ میں چاہوں تو تم مجھے بھی راحت، شانتی اور نواب صاحب کی طرح نہ دیکھ سکو گے، مگر میں تمہاری نظروں کو پہچانتی ہوں۔ میں خود چاہتی ہوں کہ تم مجھے اس حالت میں دیکھ دیکھ کر سسکتے رہو، میرے لیے اسی طرح تڑپتے رہو، میرا فراق میں یوں ہی بلکتے رہو۔ تم میرا اور میرے والد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور میں جب چاہوں تمہیں چیونٹی کی طرح مسل سکتی ہوں، لیکن نہیں، میں تمہیں ایک موقع اور دینا چاہتی ہوں۔ اگر اس کے بعد بھی تم میرے راستے میں حائل ہوئے تو اپنی تباہی کے خود ذمہ دار ہوگے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس شہر کو چھوڑ جاؤ، یہاں میری حکمرانی ہے، اور یہ تم جانتے ہی ہو کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ مجھے تم سے اور کچھ نہیں کہنا۔ ہاں، میں تم پر یہ پابندی نہیں لگاتی کہ تم مجھے دیکھ بھی نہ سکو، مگر ضرور دیکھو، تڑپو، سسکو، مجھے اس طرح سکون ملے گا۔ میں پارا یہ کہہ کر پھر اس نوجوان کی طرف متوجہ ہو گئی جو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly